हुए 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? एक आपको याद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी और जब वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामान में जो आर्मी चीफ ने दी थी। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना रवैया एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? -8% है महंगाई, -8%। ये हमारे पड़ोस में। और श्रीलंका में जहाँ 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था और 60% तक महंगाई गई थी, तो 2 साल के अंदर अंदर वो 0.9% पे ले आए, यानी 1% पे। तो आखिरकार यहाँ पर क्या वजह है कि ये नहीं नीचे आ रही? अगर हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमारी मदद ना करे तो हम ये सारी की सारी सिचुएशन में बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब तो इमरजेंसी किस्म की नाफज हो गई है ना कि चीज़ें अपनी इतनी बुरी हालात हो गए पाकिस्तान के कि हम दिवालिया के अभी भी धारे पे खड़े हैं। या बाकी ममालिक जो हैं अगर उनसे हमने क्या डीलिंग करनी है, वीलिंग करनी है, इंडिया से कैसे करनी है। सो हमने ये 2 मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी। दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था। आपकी को रो पीट रहे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग नहीं मानते। वो जी अवाम का मैंडेट है, हम तो आए इलेक्शन के रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन देता है वो मानते हैं। तो जाओ फिर मौलाना को समझा लो। तो वो उन्होंने आज जो बात की है वो मुसलसल कर रहे हैं और बहुत संगीन बात कर रहे हैं कि असम्बली बेची गई है। ये तो कोई अच्छा इल्ज़ाम नहीं है, इसको हर हालत में रिफ्यूट करना चाहिए। नंबर 2, वो कहते हैं अगर पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के शीर्ष नेता और जमीयत उलेमान ये इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने भारत से पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा है कि भारत आज महाशक्ति बनने की राह पर है, जबकि हम दिवालियेपन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। मौलाना ने पूछा कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद नेशनल असेंबली के पहले सत्र को संबोधित करने के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही। मौलाना ने कहा कि देश की दुर्दशा के लिए पर्दे के पीछे से फैसले लेने वाली अदृश्य ताकत जिम्मेदार है, जिन्होंने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा कि यही ताकत दीवारों के पीछे से हमें नियंत्रित करती है, वही फैसले करती है, जबकि हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। पाकिस्तानी संसद की वैधता पर सवाल उठाते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि संसद सदस्यों ने सिद्धांतों को त्याग दिया है और वे लोकतंत्र को बेचने में जुटे हुए हैं। क्या संसद हकीकत में लोगों के जनादेश को प्रतिबंधित करती है? महलों में और नौकरशाहों द्वारा फैसला किया जाता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की ओर से जो रिएक्शन मिल रहे हैं, दोस्तों चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब साथ में ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। से देखना है कि हमारे लोग क्यों, हम भारत की मिसाल तो देते हैं, भारत की मिसाल तो हम भाग के दे देंगे कि जी भारत के अंदर देखें वो टैक्स दे रहे हैं 2 लाख करोड़ जी महाराष्ट्र दे रहा है जी, ठीक है, वहाँ पे इतनी बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है जी। सो वो वहाँ पे क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी हम लोग आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है और वो ये बहस है कि अगर अब हमने अपनी स्टेट को ना बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। सो हमने ये 2 मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी। दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था। कोई दोनों मुल्कों ने कोई सच कोई बहुत बड़े रिजर्व्स तो नहीं मिले। हम ये ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमें एसेट्स नहीं मिले थे, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ फवाज ने भी डायरेक्ट रूल किया है, डेमोक्रेट्स भी आए हैं, सारा कुछ ही हुआ है। लेकिन
अभी आप देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे थे। यकीन करके माने वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे कि उस पूरे पैनल के अंदर उनके प्रोफाइल का कोई बंदा भी नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे, कोई फॉरेन मिनिस्टर था, कोई कुछ था, किसी कंपनी का हेड था, कोई गेट्स फाउंडेशन के हेड थे। मतलब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है तो उसके मुकाबले में जर्मन एंड अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो वहां पे कौन बैठा होता है? उनके पाए के लोग ही नहीं होते। और वो कह रहे वो वहां पे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वजीर आजम यही कह रहे थे कि हमारी बिजली बड़ी चोरी हो रही है, हम इनएफिशिएंट हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हमारे ऊपर डेट्स हैं। मतलब जो चीजें उनको पूछनी चाहिए, क्यों डेट्स हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग में मतलब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये तो इंसल्ट है। मतलब कि आपकी इंडस्ट्री इतनी जोगी भी नहीं है। देखें, अमेरिकन, इंडियंस, बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, इट मींस हमारे पास इंडस्ट्री है। हम कहते हैं जी हमारे तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, इट मींस कि हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। दैट्स व्हाट वी से। सो हम दुनिया को जाके अपनी नालायकियां बताते हैं और फिर कहते हैं कि इसके ऊपर हमें दो। उन्होंने कहना था भाई साहब आप भी तो पहले 1.5 साल वजीर आजम थे, आप 10 साल वजीर आला रहे हैं, आपके भाई वजीर आजम रहे हैं, आप यू आर अ मैन विद पावर, यू आर अ मैन विद रिसोर्सेज, यू आर अ मैन विद आइडियाज, यू हैव पीपल ऑन बोर्ड हु कैन टेल यू, एक्सप्लेन यू किधर जाना है, क्या करना है। ठीक है जी। सो ये चीजें जो हैं ये हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कंप्लेन करते रहें। ठीक है जी। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी स्ट्रगल की थी। इंदिरा गांधी की अगर आपको याद हो एक स्लोगन होता था, गरीबी हटाओ। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जो मौजूदा हमारे फॉरेन मिनिस्टर, साबिक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो नाना थे, ग्रैंडफादर, ही यूज्ड टू से रोटी कपड़ा और मकान। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ। ठीक है जी। मतलब दे शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस तरीके से एक्सप्लेन उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबके पास हो। हमने भी बड़ी कोशिशें की लेकिन हम आज तक नहीं कर सके। पाकिस्तान में कभी कोशिश की जाती है नेशनलाइजेशन की, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। ये चीज़ें हमारे सामने हैं। इंडिया ने भी बहुत सारी कोशिशें की लेकिन इंडियन लोग इस सेंस में सिंसियर थे कि उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की और आज भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की डेली वायलेशन हो रही है। एज लॉन्ग एज या आप पकड़े ना जाएं या आप इतने ताकतवर हों। अगर आप ताकतवर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की वायलेशन करें, नो प्रॉब्लम। अगर आप कमजोर हैं, सारे का सारा कानून आपके ऊपर लग जाएगा। मैं और मेरा दोस्त एक जगह हम गए, देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे 2 किस्म के लोगों की थी। वो थोड़ा ऑफिसर था, मैं आम आदमी था, तो दोनों हम की अलग-अलग एंट्री थी। मेरी एंट्री उसके साथ थी और कुछ लोग और भी वहाँ एंटर हो रहे थे। तो मुझे कहता है ये देखो ये हैं 2 पाकिस्तान, यहाँ से 2 पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है, लोग पैदल चल के आ रहे हैं और एक जगह से गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं। आप जाके जिस जगह पे जाना है वहाँ पे गाड़ी पार्क करो एंड गेट इनटू दैट प्लेस। ये 2 पाकिस्तान है। मतलब हर कोई इसका देख रहा होता है। मेरा भी दिल करेगा मेरी एक्सेस हो और बंदे का भी दिल, जिसकी एक्सेस है वो प्रिविलेज्ड है।